हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन हुआ था 2023-24 में और क्लास 10th का, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये मैथ का हमारा पेपर है, ठीक है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लगा दिए, हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देख सकते हैं सारे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पार्ट ए है। मैं पहले क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ सारे। पार्ट मतलब खंड ए कह सकते हो आप इसको। खंड ए के जो क्वेश्चंस हैं इसमें मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो एक बार ये हिंदी में था और दूसरा मतलब यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में है। तो मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूरे हुए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आगे फिर से हिंदी मीडियम का है, ठीक है। और उसके बाद यही सेम क्वेश्चन फिर इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मतलब पूरा जो क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मिड टर्म के एग्जाम में। तो ये 20 क्वेश्चन हैं। पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ये PDF तैयार कर दी, आप देख सकते हैं। जिसको सूटेबल लगता है हिंदी में वो हिंदी में देख सकता है और जिसको इंग्लिश में सूटेबल लगता है वो इंग्लिश में देख सकता है। बट मैं जो इनके आंसर्स कराऊंगा वो इंग्लिश में ही सॉल्व कराऊंगा, बट बोलूँगा हिंदी में ही, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, मतलब ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में मतलब एक्चुअल में ऊपर देखो, आप देख सकते हो कि मैंने सेक्शन ए में क्या है, हैज़ 20 MCQs कैरिंग 1 मार्क्स ईच, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं 1 मार्क के हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें क्या करना है कि जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज 36 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल से मान लो कि एक ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, और इसी के जैसे एक सिमिलर ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स बोले हुए, और जो इसका पेरीमीटर बोला हुआ है, हमें क्या बोला हुआ है, इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना बोला हुआ है इसका 36। मान लो इसका जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले का जो पेरीमीटर है इसका कितना है 48। तो ये लिख लेते हैं 48 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। तो हमसे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये AB और ये C, और इसको मान लेते हैं कि PQR, ये दोनों ट्रायंगल हैं। तो हमें दोनों को सिमिलर बोला है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सपोज के ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, इसके सिमिलर है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, इसकी सपोज कि हम ये मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल अदर ट्रायंगल इज, तो दूसरा मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बतानी है कि हमें, जैसे अगर हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इसकी अगर हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड बतानी होगी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग में क्या आएगी, ये वाली साइड आएगी, मतलब कि हमें बतानी है। इसको हम इसको सपोज X मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। कि अब हमें पता है कि जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं पेरीमीटर, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इसके इक्वल होगा। और इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। साइड का रेशियो क्या होगा, यानी कि AB का रेशियो किसके इक्वल होगा, AB और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलिए तो उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे PQ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें इसका पेरीमीटर कितना बताया है, 2 ट्रायंगल का, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है। तो हमें फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर बताया 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमें ये बताया कि 36 सेंटीमीटर है और सेकंड का क्या बताया 48 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 36 सेंटीमीटर और ये 48 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, यहाँ पर मुझे अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड देखूँ तो ये AB कितनी गिवन है हमें 12, और तो हमें क्या बताना है कि PQ बताना है, तो हम इसको X मान लेते हैं। तो देखो कैंसिल आउट कर देते हैं, आमने सामने कैंसिल आउट हो जाते हैं। 12 एकम 12, 12 तिया 36, और ये 3 से भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 1 बच गया, 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये आंसर आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1/16 इजिकल टू 1/x। जब उनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इजिकल टू 16 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू, ये जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है PQ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, कौन सा ऑप्शन है हमारा, C, ऑप्शन D ठीक है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस, क्या कहता है, The difference of the circumference and the radius of a circle is 37 सेंटीमीटर।
यानी कि इसने हमें क्या बोला है कि डिफरेंस बोला है कि इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और रेडियस का। तो मतलब कि सरकमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है तो माइनस, जो रेडियस और सरकमफ्रेंस का डिफरेंस बोला है हमें, कितना बोला है वो 37 सेंटीमीटर कोई सर्कल का। ठीक है, द आगे क्या पूछता है हमसे कि द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हमें क्या बताना है कि सरकमफ्रेंस कितनी है सर्कल की। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये बतानी है हमें। ठीक है, इनका हमें डिफरेंस गिवन है, कितना गिवन है 37। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई r माइनस रेडियस के लिए हम r ले लेंगे इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ कि r कॉमन ले लेता हूँ, r कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी r है और यहाँ पर भी r है, r कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 2 पाई माइनस, जब r यहाँ से बाहर चला गया है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू 37। तो r की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर 2 जब तक बोला ना जाए तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं -1। ठीक है, इक्वल टू 37। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 44/7। और सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, -1 और इक्वल टू 37। तो अपना r तो यहीं पर रहने वाला है, r यहीं रहेगा। क्या हुआ यहाँ पर, इसके नीचे क्या ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 41 की मल्टीप्लाई होगी 44 माइनस यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 7 आ जाएगा अपॉन में 7 इक्वल टू 37। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि r इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, r इक्वल टू नहीं आएगा, हम ये कह सकते हैं कि r ये बचा हमारा 37/7 इक्वल टू 37। तो हम क्या करते हैं कि ये जब हमारे ये डिजिट यहाँ पर क्या होते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर ये जब मैं r को तो यहीं पर रखता हूँ और 37 ये अपनी जगह, और जब ये डिजिट उधर जाएगा तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/37। तो 37 से 37 कट जाएगा तो रेडियस हमारी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था पेरीमीटर। तो यहाँ पर बता देते हैं, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस पूछी थी, क्या पूछी थी हमसे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो हम क्या करेंगे 2 पाई की जगह 22/7 और इंटू r कितना निकाला हमने 7, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 22 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। तो हमारे जो पेरीमीटर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, x² + kx + 1, और इसका एक 0 जो दिया है हमें वो दिया है ये 2 + √3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। रूट दिया है, तो अगर हमारा ये हमें दिया है कि मतलब पोलिनोमियल दिया है ये हमें पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं x² + kx + 1। ठीक है, अगर ये इसका 0 है तो इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं 0 के, और x की जगह पर जो ये जो वैल्यू होगी हम इसको x के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x² की जगह क्या लिखेंगे हम 2 + √3 और इसका स्क्वायर प्लस k, और ब्रैकेट में फिर वही लिखेंगे 2 + √3 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक्चुअल में इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इस वाले पार्ट में फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है हमें पता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें a के प्लेस पर हम लिख लेंगे ये, और b के प्लेस पर लिख लेंगे ये। ठीक है, तो इसमें पहले फॉर्मूला लगाते हैं, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 2 इंटू b की जगह क्या आएगा √3, और आगे जो हमारी पूरी वैल्यू है वो क्या है प्लस यहाँ पर हमारा k और 2 + √3, ये वाली वैल्यू ये भी लिख दी मैंने यहाँ पर, और बाद में प्लस क्या बचा है +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4, और √3 का जो स्क्वायर करेंगे हम हो जाएगा 3, प्लस इनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 = 4 और रूट में 3, ये आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है हमारा k और ब्रैकेट में 2 + √3 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं, जो प्लस के 4 ये रहा और 3 ये रहा 7 और एक ये रहा 8, तो कितना आ गया प्लस होकर 8 प्लस, और यहाँ पर क्या बच रहा है अभी हमारा 4√3, इतना हो गया। फिर इसको भी लिख लेते हैं प्लस k 2 + √3 और ब्रैकेट +1 इक्वल टू, सॉरी 1 तो हमने ऐड कर लिया था तो 1 की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
ठीक है। तो इन दोनों में अगर मैं इसमें पूरे में देखता हूँ तो इसमें मुझे 4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं हम। 4 ले लिया हमने कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से कि जब 4 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, 2 2 4 प्लस 4 यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से भी 4 कॉमन ले लिया, तो 4 गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा √3 बचा, प्लस यहाँ पर हमारा क्या है k2 प्लस √3 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखोगे कि आप ये ब्रैकेट के अंदर सेम, दोनों में सेम डिजिट है यहाँ पर, इधर और इधर। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं, तो k जो हमारा यहाँ पर रहेगा, k हमारा इसको यहीं पर रखते हैं, k2 √3 = ये क्या है, ये प्लस का है, ये पूरा प्लस का, उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस √3। ठीक है। अब देखो k को यहीं पर रखते हैं, k की वैल्यू यहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा इक्वल में आ जाएगा। ये जो हमें इक्वल में गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है -4 2 प्लस √3, और इसके अपोन में क्या दे रखा है हमें, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिजिट पूरा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा 2 √3। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी -4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या था, k की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो क्या आ गई -4। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ sin A cos B = 1 where A = 30 डिग्री एंड B is an acute angle then find the value of B। तो हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि sin A प्लस cos B की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 1, और हमें बोला है कि A जो है वो कितना है 30। तो मैं क्या करता हूँ, sin A की जगह क्या लिख देता हूँ 30 प्लस cos B = 1। अब हमें पता है कि क्या पता है हमें कि sin 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 प्लस cos B = 1। तो मैं cos B को यहीं पर रखता हूँ, cos B = 1, और ये यहाँ पर पूरा प्लस है तो उसको उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा cos B की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर मैं 1 की 2 से करूँगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर करूँगा तो -1, और नीचे करूँगा तो 2 × 2 ये आ गया। तो cos B की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आगे 2 में से 1 गया तो 1/2। ठीक है। एक्चुअल में cos B की 1, अब हमें देखना होगा कि cos की वैल्यू 1/2 किस पे होती है। एक्चुअल में ये cos 60 पे होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, 1/2, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि B की वैल्यू जो आ गई है वो 60 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई है 60। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ़ A एंड B आर टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब हमें बोला गया है कि A और B, A है और एक दूसरा B है, ये दोनों जो है ना कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मतलब कि सम संख्याएं, जैसे कि 2 4 6 ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, एक A और B हमें गिवन है। देन आगे क्या पूछा हमसे, देन द एलसीएम ऑफ A एंड B इज़। तो A एंड B का हमें एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने की मैं मान लेता हूँ कि ये 2 है फॉर एग्जांपल, और मैं ये मान लेता हूँ दूसरा 4। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम मुझे क्या आएगा, अगर मैं लेता हूँ इनका एलसीएम क्या आएगा, देखते हैं 2 का और 4 का। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम अगर मैं इसका लूँ तो इसका कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4, क्योंकि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक्चुअल में 4 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 किस तरीके से आया होगा एलसीएम, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों नंबर हैं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों की 2 × 4, तो ये क्या बनेगा 8, लेकिन ये आ रहा है इसका हाफ। तो इसका मतलब अगर हम क्या करें, इसका हाफ कर दें, इधर भी हम क्या कर दें हाफ कर दें, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ए के प्लेस पर हमने क्या माना था 2, तो ए की जगह लिख दिया 2, और बी के प्लेस पर क्या माना था हमने 4, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 के प्लेस पर लिख देता हूँ बी, और नीचे क्या आ गया 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पर भी इस फॉर्म में आ रहा होगा, तो जैसे हमारा क्या आ जाएगा A × B/2, ये जो आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन बोला है हमसे, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है कि द पॉइंट्स A, B एंड
ए बी सी एंड डी आर टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, बी के, सी के और डी के। अगर इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इनका क्या मतलब कि क्या बनाएंगे, ये स्क्वायर बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे या काइड बनाएंगे। चलिए तो पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। चलिए एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इस पर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन होगी एक है, ठीक है। एक इधर हम स्ट्रेट लाइन इधर ले लेते हैं, एक ही होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं इसको हम क्या मान लेते हैं y, और नीचे वाला जो हो जाएगा हमारा y डैश मान लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा x, और इसको मान लेते हैं हम x डैश, ठीक है। तो ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 मान लो। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 भी ले लेते हैं। और भी ज़रूरत होगी तो देख लेंगे। ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। हमारा क्या है 0 -1, ए का जो है वो है 0 -1। 0 पहले हम x का लिखते हैं और फिर y का लिखते हैं, तो 0 -1, तो x का 0 और y का क्या है -1, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा a। मान लेते हैं कि हमारा a आ गया। ये क्या है 0 -1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा b क्या है -2 और 3, b के लिए है -2 और 3, तो -2 और x का ये इसका 3, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। ये मान लेते हैं कि b है, -2 और 3 के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है 6 7, क्या है 6 7, x का 6 है और y का 7, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। चलो ये हो गया 7, क्या है दोबारा से देखते हैं एक बार 6 7, c का क्या है 6 और 7, तो x का 6 हो गया और y का जो हो गया 7 हो गया। तो मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा 6 7 का, ठीक है। तो ये c के कोऑर्डिनेट हो गए 6 और 7, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचा हमारा, लास्ट पॉइंट क्या है d का 8 3, x का 8 है और y का 3 है, तो 8 3 8 ये रहा और 3 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा आ गया पॉइंट डी, ये जो पॉइंट आया हमारा डी आ गया 8 और 3, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पर देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर हम इनको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो ये एक तो ये बनी हमारी लाइन, और दूसरी अगर हम इधर ज्वाइन कर दें तो ये हमारी यहाँ पर लाइन बनी, ठीक है। और अगर हम इसको इधर ज्वाइन कर दें तो एक लाइन ये बनी हमारी, और एक इधर अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक लाइन ये बनी हमारी। तो हम अगर देखेंगे तो इसको क्या बन रहा है रेक्टेंगल। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि आयत बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है रेक्टेंगल, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4 देन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। तो अगेन अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो कि ये राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, ये थीटा ले लेते हैं, सपोज कि ये थीटा है। तो हमें क्या बोला हुआ है, इसका नाम लेने, तो जहाँ पर थीटा होता है वहाँ पे हमारा बेस हो जाता है, और थीटा के जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, जैसे थीटा के अपोजिट वाली साइड है तो ये क्या आ गई हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके 90 के अपोजिट जो होती है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। फिर हमसे यहाँ पे बोलेंगे पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है कि साइन, देखो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो साइन थीटा को हम यहीं रखते हैं इज इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो अगर हम बोले कि साइन थीटा, पहले क्या होता है साइन होता है, साइन का क्या रेशियो बनता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम ये कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें हमें कितनी नजर आ रही है 4, तो हम कहेंगे कि ये 4 हो गया, और हाइपोटेन्यूस कितना नजर आ रहा है 5, तो ये हो गया 5। तो अब हम इसकी वाली साइड हमें बेस नहीं पता, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा नहीं पता हमें, बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें यहाँ पर 4, तो 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 का स्क्वायर प्लस वो इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम जब करते हैं कि बेस स्क्वायर तो बेस स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, इक्वल में यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे 25, तो बी स्क्वायर जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा 25, ये प्लस है उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 16, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। अब जब मैं इसके ऊपर से स्क्वायर हटाऊँगा, बी के ऊपर से स्क्वायर हटाऊँगा, ठीक है, तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यानी कि बेस जो आ जाएगा 3 × 3, 9 के फैक्टर होते हैं तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो b की वैल्यू हम कहेंगे कि हमारी 3 आ गई, तो बेस जो है हमारा 3 आ गया। अब हमसे जो पूछा हुआ है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। क्या पूछा हुआ है हमसे ये पूछा हुआ है ये, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है सेक थीटा, तो सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें 5 और बेस कितना है 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लगेगा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो ये आ गया। जब हमारा डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम होता है तो हम क्या करते हैं सेम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और ऊपर वाले डिजिट एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो इनको प्लस कर सॉरी ये 4 है, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 9/3, 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो जो इसकी वैल्यू आ गई है, जो इस पूरे की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है हमारे यहाँ पर 3, तो इसका आंसर आ गया 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a और x = -b, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये किस तरीके की, अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो क्या इंटरसेक्टिंग बनाएगी और क्या कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग करेगी a माइनस बी पर या फिर पैरेलल होंगी। तो हमें देखना होगा जब हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तो किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये तो क्या कर दिया मैंने, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। चलो नीचे एक मैंने वो लिया हुआ भी है ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर। तो सपोज़ कि ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये हमारा, और एक मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ की, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा y और ये हमारा जो है ये y डैश है और ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्लॉट हमें क्या करना है, x = a लिखना है, x = a, और याद रखना हमें बोला है कि x = a बोला है और x = -b बोला है, ये दो बात बोली है। अब हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, अगर ये प्लस दिया है तो मतलब इस साइड में जाएगा। मान लो कि कहीं पे यहाँ पर आ रहा होगा, ये मान लो ये कोऑर्डिनेट बन रहा होगा। तो अगर मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूँगा, इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो कि ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन हो गई, अगर मैं कहूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी x = a की इक्वेशन हो गई। अब दोबारा मैंने बोला x = -b, तो माइनस बोला है तो माइनस x पे ये जो होता है ये क्या कहते हैं, अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इधर जो होता है पॉजिटिव होता है और इधर जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो -b है, तो -b सपोज़ कि यहाँ पर आ रही होगी कहीं x की वैल्यू -b फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू a थी और यहाँ पर x की वैल्यू -b है। तो अगर मैं इससे पास होते हुए फिर से लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इससे पॉइंट से पास होते हुए लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये लाइन बन जाएगी हमारी। और ये जो लाइन बनी है ये हमारी किसकी बनी है, ये हमारी बनी है x = -b। तो अब हमें ये बताना है कि इन दोनों जो x = a और x = -b की जो हमने लाइन बनाई है, तो ये दोनों लाइनें कैसी बन रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल बन रही है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या बन रही है, पैरेलल, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द मॉडल क्लास चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है। द मॉडल क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसकी मॉडल क्लास बतानी। और यहाँ पर हमें डेटा कैसे दिया हुआ है कि मेंबर्स लेस देन और यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले ये हमारी लेस देन वाली टेबल है, पहले इसको हमें लेस देन वाले को हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, हर किसी में हमें यहाँ पर 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, क्लास इंटरवल बना लेता हूँ, जैसे क्लास इंटरवल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 2 से लेस देन होगा तो हम 0 तक जाएंगे, 0 से 2, ठीक है। और फिर क्या होगा कि 4 से लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, फिर 4 से 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है, ठीक है। 6 से 8 हो जाएगा और 8 से 10 हो जाएगा और 10 से 12 हो जाएगा, यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं कैसे आएगी। लेस देन वाले में हम क्या करते हैं, पहले तो हमारी यही आ जाएगी, इससे पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो मान लो इसमें से माइनस करते जाते हैं, कुछ नहीं है तो मान लो 0, तो 11 में से 0 माइनस किया तो हमारा क्या आ गया 11। फिर 43 में से हमने क्या किया, 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32।
फिर ठीक है 68 में से 11 माइनस करेंगे, मतलब 43 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 68 में से कितना माइनस करें 43, तो कितना आ गया 5 और 2 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 25। और फिर इसमें 85 में से माइनस करेंगे कितना, 85 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 85 माइनस 68 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 ठीक है 17 आ जाएगा। और फिर आगे क्या हुआ कि 93 में से 85 माइनस करेंगे, 93 माइनस 85 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 100 में से 93 माइनस करेंगे तो 7। तो हमसे क्या, हमारी एक जनरल टेबल बन गई है, इसको हमने लेस देन वाले को एक नॉर्मल क्लास इंटरवल में कंसिडर कन्वर्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो मॉडल क्लास बताने की, मोड कहाँ पर लाई करेगा इसमें। ठीक है, मॉडल क्लास हमसे पूछी है। तो हमें पता है कि मॉडल क्लास वो होती है कि जहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है 32। तो इसकी जो मॉडल क्लास आ रही है वो क्या आ रही है 2 से 4 आ रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 4 कहाँ आ रहा है, ये बी में आ रहा है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोला है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर हैविंग साइड 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमें ABCD, ये हमें जो गिवन है ABCD एक स्क्वायर गिवन है जिसकी जो साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये इसकी जो हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ। तो अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी 14/2, 2 से कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो रेडियस आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है। इफ़ EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि हमें क्या बोला हुआ है कि इसमें हमें बोला हुआ है कि जो हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं EFGH, ये इसके मिड पॉइंट हैं। किसके मिड पॉइंट हैं, स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा HEF आगे जो हमें दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारा HEF एक सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। यानी कि HEF अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया है किसका, ये हमारा शेडेड रीजन जो है ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वैसे तो πr² होता है पूरे सर्कल का, जब हमारा सेम ही है तो मतलब हाफ है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसका आंसर। तो 1/2 पाई की जगह हम कितना ले लेंगे 22/7 और r जो अभी मैंने रेडियस बताई है यहाँ पर कितनी आई है, रेडियस कितनी आई है इसकी 7, क्योंकि ये भी 14 होगा तो ये डायमीटर बनाएगा और हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी जो कि 7 आ जाएगी। और क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो हम करेंगे 7 × 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, क्या बचा 11 × 7। तो क्या आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज़ द इक्वेशन नो सॉल्यूशन विद। इस इक्वेशन के साथ हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है कि जो नो सॉल्यूशन बनाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन बनाती है। अगर हम देखें हमें 3 बातें, एक्चुअल में जो पैरेलल लाइन होती है ना वो नो सॉल्यूशन बनाती है। कैसी लाइन होती है हमारे पास, एक होती है पैरेलल, एक होती है इंटरसेक्टिंग। इसका एक सॉल्यूशन होता है, पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल में इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जो हमारे कोइंसिडेंट होती है उसके ऊपर उस पर क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और पैरेलल नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल होना जरूरी है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A1/A2 = B1/B2, जो रेशियो कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है C1/C2, ये वाली कंडीशन होती है। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, A1/A2 ≠ B1/B2। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें सारे इक्वल होते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये हमारी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो हमें चेक करना है हमारी जो इक्वेशन है ये, इसमें इस इक्वेशन में मैं देख लेता हूँ इसमें A कितना है। इसमें A जो है वो 3 है और A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू क्या है इसमें -1, और इसमें C की वैल्यू जो है B की -1 हो गई और C की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई -5। ये हमने देख लिया इसमें। तो हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करके देखते हैं, जहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन हो जाएगी तो वहीं पर हम कहेंगे कि उसी के साथ इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले ऑप्शन के साथ चेक करते हैं। तो इसे हम A1 मान लिया, इसे हमने B1 और इसे C1। तो अब यहाँ पर जो होगा ये A2, तो हमारा क्या होगा A1/A2 का रेशियो हम चेक करेंगे। A1/A2, यहाँ पर A1 कितना है 3 और यहाँ से A2 कितना है 6, तो ये क्या आ गया 1/2, कटने के बाद 1/2। ऐसे चेक करते हैं B1/B2। तो B1 कितना है यहाँ पे हमारा, B1 कितना है यहाँ से हम देखेंगे तो -1 और B2 कितना है
-2। तो यहाँ पर क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2। आगे चेक करते हैं C1/C2 का। आगे क्या चेक करते हैं हम C1/C2। C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 कितना है कि यहाँ पर -5, C1 है -5 और C2 इसमें से लेंगे तो ये क्या हो गया -10। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2। इसमें तो सारे इक्वल आ रहे हैं, सारे इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी कंडीशन बनती है, कौन सी लाइन बनती है, ये वाली इंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस इक्वेशन को ए वाली को अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। चलो फिर बी वाली को चेक करते हैं, बी वाली इक्वेशन को चेक करते हैं। वही फिर से A1/A2। तो A1 तो हमें यहाँ पर क्या दिया है 3 और A2 कितना है यहाँ पर हम देखेंगे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ गया 3। और ऐसे चेक करते हैं B1/B2, इसका चेक करेंगे B1/3 सॉरी यहाँ पर क्या है B1 क्या है -1, क्या है -1 अपॉन यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो ये आ गया -1/3। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे। तो ये जब दोनों इक्वल नहीं आते तो कौन सी कंडीशन बनती है हमारी, वन सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो ये भी नहीं है, तो हमें बताना है कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अभी तक ये नहीं बनी, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि ये वाला चेक कर लेते हैं, डी और चेक कर लेते हैं एक बार। डी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से चेक करते हैं A1/A2। A1 कितना है हमारा यहाँ से 3 और A2 भी यहाँ से क्या है 3, कैंसिल आउट हुआ क्या है 1। B1/B2 का रेशियो चेक करते हैं, B1 कितना है यहाँ से चेक करेंगे तो -1 और यहाँ से क्या है यहाँ से भी -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 से 1 डिवाइड होगा 1 आ गया। C1/C2 का चेक करते हैं, C1 कितना है यहाँ पर जो C2 ये एक्चुअल में यहाँ माइनस है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा +10। ठीक है, क्योंकि इधर लाऊंगा इक्वल में 0 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या है -5 और यहाँ पर क्या है +10। तो 10 ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 -1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 तो इक्वल है, लेकिन ये C1 के इक्वल नहीं है। मान लो ये दोनों तो इक्वल है और ये नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई पूरी हमारी किसके साथ, इसके साथ। तो यानी ये जो इसके साथ नो सॉल्यूशन वाला जो अपना मतलब इक्वेशन बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, डी के साथ। तो डी वाला जो है ये हमारा, ये जो डी ऑप्शन है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है हमें, क्या एक्चुअल में हमें इसमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है 1 - sec² थीटा और 1 + cot² थीटा। इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक्चुअल में सॉल्व करते हैं इसको। इससे पहले हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है वो 1 होता है। और अगर हमें sin² थीटा रखना हो, सिर्फ sin² थीटा, तो क्या होगा 1, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कोस थीटा में या फिर साइन थीटा में हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास जो ये यहाँ से है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये 1 - sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 cos² थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं। और 1 + cot² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos² थीटा sin² थीटा, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 की कोस से होगी तो क्या हो जाएगा cos² थीटा, बीच में क्या लगाया माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अपन को 1 की कोस से होगी तो क्या आ जाएगा, इधर कर दिया तो हमने 1 से आगे क्या करेंगे तो cos² थीटा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट आ गया। और इधर हम ब्रैकेट यहाँ पर भी क्या है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा sin² थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस cos² थीटा। और अपॉन में 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा sin² थीटा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं cos² थीटा -1 और अपॉन में cos² थीटा, ये पूरा हमारे पास है। और इधर हम देखें sin² थीटा प्लस cos² थीटा, भी मैंने बताया कि sin² थीटा cos² थीटा 1 किसके इक्वल होता है 1 के। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 1 अपॉन sin² थीटा, ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सेम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कि cos² थीटा -1। और जब नीचे मल्टीप्लाई होगी इसकी कोस की किससे होगी, साइन से होगी, तो क्या आ जाएगा हमारा cos² थीटा और sin² थीटा आ जाएगा। एक्चुअल में हमारे पास जो एक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमें बताया कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, अगर हमें sin² थीटा लिखना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा अगर होता है तो हम उसको sin² थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, अगर 1 - cos² थीटा होता है तो हम उसको लिख सकते हैं sin² थीटा।
लेकिन हमारे पास यहाँ पे उल्टा है, cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा और ये cos जो है ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ऊपर 1 आएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये आ गया। और ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर देखते हैं कौन सा है, तो आंसर आया हमारा डी, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, एक हमें पोलिनोमियल गिवन है, क्या पोलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। और जो पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज़ हैं, जीरोज जैसे अल्फ़ा और एक होता है बीटा, अल्फ़ा बीटा का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ जीरोज़, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका जो डिफरेंस है जीरोज़ का वो कितना गिवन है, इसमें 7 गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि के की वैल्यू बताओ कि के की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें, अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से देखूँ, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखूँ तो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो मैं यहाँ से इस इक्वेशन में अगर देखूँ तो यहाँ से मुझे ए कितना मिलेगा, ए मिलेगा हमें 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। और बी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे -3, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी -k, जो सी की वैल्यू होगी वो होगी -k। मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी -k, इससे कंपेयर करने पर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम सम ऑफ जीरोज़ देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ देखते हैं, शून्यकों का योग देखते हैं, तो क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -3, तो ये ब्रैकेट में लिखता हूँ -3 और अपॉन में ए की जगह क्या लिख देता हूँ 1। तो ये क्या आ गया 3 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/1, यानी कि ये आ गया हमारा 3, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ, अल्फ़ा यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू 3। और अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 से 2, 2 5 से 10, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, इसमें मान लो इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की प्लेस पर क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो बीटा यहीं रहेगा, ये प्लस है ये तो यहीं रहेगा और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2, यानी अल्फ़ा जो आ गया हमारा कितना आ गया, इतना आ गया और बीटा इतना आ गया। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी के जो आ रहा है वो सी के प्लेस पर आ रहा है। तो हमें पता है कि एक चीज़ और पता है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है C/A। तो अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा कितना है हमारा, यहाँ पर अल्फ़ा हमारा है 5 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, और सी की वैल्यू कितनी है बताओ। सी की वैल्यू जो है सी की जगह हम लिखेंगे -k, सी की वैल्यू क्या है -k, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमें पता है कि 1, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा इक्वल टू -k, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो k का आंसर हमारे 10 आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट जो है हमारा किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं, हम ऐसा समझ लेते हैं कि चलो कि यहाँ पर कि कोई हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये एक सपोज़ की एक लाइन है हमारी, ठीक है। अगर ये लाइन है इसको हम ये देख लेते हैं कि इसका मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट हमारा जो है ये इसका यहाँ पर मान लेते हैं सी है। ये किस में डिवाइड कर रहा है, ये मान लो ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि हम क्या है 6 - 8, और बी के क्या मान लेते हैं इधर से ये मान लेते हैं -2 और 4। हमसे क्या पूछा है कि इन विच रेशियो डज द पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इसके रेशियो क्या है, इसके 2 और -2। हमें पता है कि यहाँ पर जब हमसे डिवीज़न फार्मूला पूछा जा रहा है, मतलब कि सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में डिवाइड करने की बात करती है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये m1 है और इसको हम क्या मान लेते हैं m2, ये रेशियो मान लेते हैं m1 और m2 का। जब हमें पता है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, जैसे x और y के डिवीज़न फार्मूले से हमें निकालने होते हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेट निकलते हैं, फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यही सेम लग जाता है किसमें, y में भी, m1 y2 प्लस m2
y1/m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे यहाँ से ये जो c के कोऑर्डिनेट है, c के, तो इसमें हमें क्या वैल्यू गिवन है, c की जो वैल्यू है वो 2 और -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को इसके इक्वल रख के सोल्व कर देते हैं तो रेशियो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की प्लेस पर कितना है 2, तो 2 को यहीं रखता हूँ, इसको किसके इक्वल में रख के सोल्व कर देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 में सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 2, m1 हमें पता नहीं है, ठीक है। x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा ये होगा x2, तो ये क्या है -2, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें x1 जो हमारा होगा वो इधर ये x1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 × 6 और अपॉन में प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा, जब यहाँ पर मैं इसके इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2 इक्वल में किसका आ जाएगा, जब यहाँ पर प्लस माइनस तो -2m1 और प्लस 6m2, ये बन जाएगा 6m2 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, m1 एक साइड कर लेते हैं, m2 एक साइड, तो ये है हमारा 2m1 और यहाँ पर ये माइनस का 2 है तो इधर आके क्या आ जाएगा +2m1 और हम क्या करते हैं ये 6m2 ये वाला और इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2m2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये कितना हो गया 4m1 और इस इक्वल टू ये क्या हो गया, यहाँ पर 6 में से 2 गया तो क्या आ गया 4m2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं m1 और m2 का हमें रेशियो चाहिए, तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन इसका, इस वाले 4 को उधर ले जाऊँगा तो 4 से 4 कट जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि m1 रेशियो m2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:1, क्या आ गया 1:1। तो 1:1 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझते हैं इसको। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सेक्टर शोन इन द फिगर इज, इसका हमें पेरीमीटर पूछा है, हमसे इसका पेरीमीटर पूछा है। तो इसमें अगर मैं देखो ये हमारा सेक्टर है जिसकी रेडियस कितनी दिख रही है हमें 10.5 और थीटा कितना दिख रहा है ये। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर क्या बताना, पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, लेकिन ये सेक्टर है तो क्या हो जाता है θ/360 × 2πr। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, थीटा की जगह लिख दे 60 अपॉन में 360 × πr, क्या होगा 2 × पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और r कितना है, ये जो होगा इस समय ये जो आर्क होगी इस समय इसकी लेंथ पता चल जाएगी अभी, ठीक है। तो r कितना है हमारा, r है 10.5, ठीक है। तो अब मैं इसका पॉइंट रिमूव कर देता हूँ तो नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये 7 से कट जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया 0 से 0 कट गया, 6 1 से 6, 6 6 36। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिर से कट जाएगा 3 1 से 3, 3 2 से 6, अब इस 2 से भी कट जाएगा 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 1 से 2, तो सारा कैंसिल कट कटा के यहाँ से क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 11 बच गया, क्या बच गया 11, ठीक है। ये तो हमारा ये वाला ये चीज़ आ गई हमारी 11, ठीक है, इतना एरिया। लेकिन हमें बताना है इसका पूरा पेरीमीटर में हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा और ये भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस क्या करेंगे हम 10.5 प्लस 10.5, तो ये कितना आ जाएगा 11 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 21, तो ये आ जाएगा, दोनों प्लस करेंगे तो 32 सेंटीमीटर, तो इसका जो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल क्या है 3x² - 8x - 3। तो अगर मैं इसमें चेक करता हूँ तो अगर मुझे चेक करना होगा तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो हमें पता होता है कि हमें a और c की मल्टीप्लाई चेक करके फैक्टर्स बनाते हैं। तो a कितना है 3 और c कितना है -3, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए माइनस का 3 3 से 9 आना चाहिए, और a और c की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आना चाहिए 9, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए b के इक्वल आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर हमें किसके इक्वल आना चाहिए b के। b की वैल्यू कितनी है -8 आना चाहिए। तो फैक्टर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे 9 आया 9 1 से 9 करके चेक करते हैं इनको। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बनेगा 10 और माइनस करते हैं तो क्या बनेगा 8, ठीक है। तो माइनस करके 8 ही बनाना है हमें, तो 8 आ गया। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 9 × 1।
लेकिन हमें क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का 8 लाना है तो बड़े वाले को माइनस रख लेते हैं। तो फैक्टर बन जाएगा -9 और 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो -9 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस माइनस करूँगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फैक्टर, देखते हैं कि क्या क्या हो गए। तो ये मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ कि 3x² माइनस 8x माइनस 3, ठीक है, ये है ना, इक्वल टू 0 के इक्वल रखते हैं। तो 3x², तो इसके फैक्टर जो मैंने बताया अभी क्या बन रहे हैं, -9 और 1, तो -9x माइनस x, 1 की जगह क्या लिख देंगे, सिर्फ x, तो प्लस x लिख देंगे क्योंकि 1 जो है प्लस का रखना है, इजगल टू, और -3 इजगल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि क्या आ रहा है। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लिया, और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x बाहर ले लिया हमने, तो जब यहाँ से 3x बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचा, x बचा, माइनस 3 3 सा 9, 3 आ गया, और x तो बाहर जा चुका है, प्लस यहाँ पे जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, और यही सेम डिजिट जो होता है हमारा अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें से एक हम ब्रैकेट के बाहर का लेते हैं और एक ब्रैकेट के अंदर का लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है 3x + 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या है x - 3 इजगल टू 0। तो क्या करें हम, 3x + 1 इसको 0 के इक्वल रखते हैं, और x - 3 इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। x यहीं रहेगा तो ये प्लस है, उधर जाके और माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू एक ही आ जाएगी। अल्फा हम कह सकते हैं कि 3 आ गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x यहीं रहेगा, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, यानी जो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -1/3। तो हमसे जीरोस पूछे थे, एक क्या हो गया 3 और -1/3, ये हमारे पास जीरोस हो गए। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में क्या क्या है, 3 और -1/3, तो कहाँ पर है 3 -1/3, इस वाले में है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनकी डिस्टेंस बतानी, तो हमें सीधा क्या करना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है जी। तो अंडर रूट x2 क्या है 2/5 माइनस x1 क्या है माइनस का है, तो ये x1 क्या है माइनस का 8/5, तो ये माइनस का, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8/5, और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस ये y1 कितना है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं दोनों इसमें देखते हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 8 आ जाएगा, और इधर जो आ जाएगा हमारा प्लस 2 में से 2 गया तो ये क्या आ गया 0, ठीक है, 0 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसका स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट में 10/5 और इसका स्क्वायर, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया, और 0 तो खत्म हो ही जाएगा, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन की बने, ये एक है और एक है, इनके सॉल्यूशन बताने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यह इक्वेशन है, एक्चुअल में हम इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो अच्छा होता है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी 2 डिजिट को सेम बनाते हैं, या तो हम x वाले को सेम बनाते हैं, या तो हम x वाले को सेम बनाते हैं, या फिर y वाले को। तो यहाँ पर हम x वाले को सेम बना लेते हैं, कैसे बन जाएगा, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x, प्लस यहाँ पर इसको भी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10y, और इक्वल में क्या हो जाएगा, जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 20। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये क्या है 4x + 8y = 14। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल होगा, 10 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 2y बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 20 में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा 6, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 2 2 3 6, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। और y की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट कर दें, इसी इक्वेशन में मान लो इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x + 5 × y है, y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 लिख देते हैं, इजगल टू किसके इक्वल है ये 10 के, तो 10 लिख देते हैं, 2x + 3 पंजे 15 हो गया इजगल टू 10। तो क्या हो गया कि अगर अब हम यहाँ पर देखें तो 2x = 10, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा 15, तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी -5, तो x को यहीं रखेंगे तो क्या आ जाएगा -5/2
2, तो यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई -5/2 और y की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 3। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है 19 और 20 जो दोनों क्वेश्चन है हमारे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको पता है कि अगर इसमें क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, ए और बी दोनों करेक्ट होते हैं, और आर जो होता है उसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो हम ए लगाते हैं, बी लगाते हैं, फिर सी लगाते हैं और डी लगाते हैं। देखते हैं कि कौन सा होगा। आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ बस ये कि कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। HCF of 2 prime factor is the product of these number। एंड मान लो कि 2 प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये है 2 और दूसरा नंबर ले लेते हैं, प्राइम नंबर लेना है ना जो अपने टेबल में आते हैं, हमने ले लिया 3। अगर इनका मैं प्रोडक्ट करूँ तो क्या आएगा, 2 × 3 = 6 आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, असर्शन में बोला है HCF ऑफ द 2 प्राइम फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नहीं, HCF के लिए क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर, जैसे 2 है, 2 के क्या फैक्टर कर सकते हैं हम, 1 × 2। और जैसे 3 है हमारा, 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 × 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमारा जो दोनों में कॉमन आ रहा होता है वो 1, तो 1 होना चाहिए था। इनका प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट तो आ रहा है 6, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, ये जो असर्शन जो हो गया ये गलत हो गया। रीज़न देखते हैं। 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हाँ 1 जो होता है, जितने भी हम प्राइम नंबर लेंगे उनमें 1 कॉमन फैक्टर, ये सही हो गया। यानी कि हमारा असर्शन सही है, गलत है, और रीज़न सही है। तो क्या होगा, असर्शन रॉन्ग, ये हो गया। देखो असर्शन रॉन्ग है बट रीज़न राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। सेम उसी पर ही है, 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x + 3y = 7, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 5y - 7 = 0। हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है इसके या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चेक करते हैं। इसके साथ a1 क्या होगा, 1, और a2 क्या होगा, 2, तो 1/2 आ गया। a1/a2 तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब b1/b2 की चेक करते हैं। b1 कितना है यहाँ से 3, ठीक है, और b2 कितना है -5। ठीक है, a1/a2 आ रहा है 1/2, और b1/b2 जो आ रहा है ये आ रहा है ये। तो मतलब ये दोनों इक्वल है ही नहीं, नॉट इक्वल टू। तो हमसे पूछा द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यस, क्योंकि जो इस तरीके की लाइन बनती है जब हमारा ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारी बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, काटने वाली, और इनका एक ही सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली इसका यूनिक सॉल्यूशन तो है। तो आगे ये इसका मतलब कि ये तो ठीक है। आगे देखते हैं। हेयर द वैल्यू ऑफ C2 की जो वैल्यू बोल रहा है वो -10। चेक करते हैं C2, ये हमारा a1a2 b1b2, इसमें होगा C1 C2। तो इसकी वैल्यू कितनी, C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, C2 की वैल्यू आ रही है -10। तो चेक करो, हाँ -10 आ रही है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन से नहीं कर रहा, दोनों ही ठीक है। दोनों हम ये कह सकते हैं कि असर्शन ए इज़, हाँ कहेंगे क्या, बोथ, हाँ ये करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ तक काम नहीं है। 20 क्वेश्चंस का जो सेट था पूरा, ये सेट ए हमने सॉल्व कर लिया, मतलब कि सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप बताइए कैसा एग्ज़ाम पास आ गए। एग्ज़ाम के हिसाब से मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा, आप देखते रहिए और इम्प्रूवमेंट करते रहिए। और कोई सजेशंस वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।